जय हिंद दोस्तों। आधुनिक बिहार का जो इतिहास हमने शुरू किया था उसका आज ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा करा चुके हैं और ये हम लोग केबीसी नैनो से इसे पूरा कर रहे हैं। और आज क्या होगा ना कि ये अंतिम वीडियो है, इसी के साथ ये पूरा हो जाएगा। तो आज से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे थे ये स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। ये आपको मेंस में भी पेपर 1 में लिखने के लिए मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सन 1917 ईस्वी में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। क्या हुआ कि जब 1917 में गांधी जी यहाँ चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था सबसे पहले जब यहाँ आए तो उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ना महिलाओं का भी काफ़ी मतलब कि क्रेज बढ़ गया, काफ़ी इधर झुकाव बढ़ गया। सरला देवी ने 1921 में बिहार आह्वान किया। सरला देवी कौन थी? तो ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, राजनीति कहिए, लेखिका कहिए। ये कहाँ की थी? तो ये उड़ीसा की थी। असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले उड़ीसा की पहली महिला थी ये सरला देवी ने। तो कहाँ आई? तो ये बिहार आई। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के होने वाले समारोह के बहिष्कार की। जिसके क्या किया? तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स बताए थे ना कि ये जिनका जब भारत आगमन हुआ, कब हुआ? तो 1921 में ही जब भारत आगमन होने वाला था तो उस समय क्या हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान होने वाला जो समारोह था उसमें कौन? तो श्रीमती सावित्री देवी ने इसका बहिष्कार किए। 1921 ईस्वी में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक को दान दे दिया था। देशबंधु कोष के लिए इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नाम आता है श्रीमती प्रभावती देवी। ये कौन थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का योगदान है दिया। सन 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया। इसमें जो नाम आता है श्रीमती सैलवाला राय ने उत्तेजक भाषणों से प्रभावित होकर के संथाल परगना, अभी कहाँ ये जगह पड़ता है संथाल परगना? तो ये सब झारखंड में, वर्तमान उस समय जो बिहार में ही था लेकिन अभी वर्तमान ये झारखंड में है। तो संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून भंग किया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीना की सज़ा सुनाई गई। सरस्वती देवी हजारीबाग, और उसके बाद जो साधना देवी के नाम आता है ये कहाँ? तो साधना देवी का ये भी नमक कानून के लिए ही क्या हुआ? उल्लंघन के लिए 6 माह का सज़ा दिया गया। पटना में श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यावासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। तो पटना में किसे? तो श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यावासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी जो कपड़ा था इसके दुकान के सामने क्या किया? आंदोलन किए। पटना के तत्कालीन कलेक्टर को इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था कि आगामी जो 26 जनवरी आएगा उसमें हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यही क्या हुआ कि पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी सहित अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास का दंड भी मिला। बिहार में नमक आंदोलन, जो जगह है, स्थान और नेतृत्वकर्ता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाएगा। तो चंपारण में कौन? तो विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्वकर्ता थे चंपारण में। बरेजा में गिरीश तिवारी, गिरिया कोठी में चंद्रिका सी, हाजीपुर में भरत मिश्र, ये महत्वपूर्ण है। पटना के अंबिका कांत सी, मुंगेर के श्री कृष्ण सी, लखीसराय पूछा जाए तो नंद कुमार सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। इसमें से भी अगर सबसे अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए तो दरभंगा याद रखिएगा, सत्यनारायण सिंह, और मुंगेर और पटना, 3 ऐसे हैं जो काफ़ी रिपीट होते रहता है। बाद बाकी वो भी याद रखिएगा, लेकिन अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। चंपारण विपिन एक बार देख लीजिए, और चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा। चंपारण बिहारी यहाँ से याद रखिए, बिहारी चंपारण में सबसे पहले बिहार में जो सत्याग्रह हुआ कहाँ? गांधी जी का, तो बिहार में। तो बिहारी नाम रखिए, यहाँ देख लीजिए, चंपारण से शुरू हुआ। बरेजा गिरीश र इसमें आ रहा है, देखिए इसमें भी काफ़ी बीच में जो आ रहा है र आ रहा है यहाँ गिरीश।
तो यहाँ भी है गेरिया कोठी, तो चंद्रिका सी देख लीजिएगा जैसे याद हो। हाजीपुर भरत मिश्र, पटना का अंबिका कांत सी, मुंगेर में श्री कृष्ण सी, लखीसराय नंद कुमार सी, दरभंगा सत्यनारायण सी। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकला। कहाँ निकला? तो पटना में निकला। किसके नेतृत्व में? तो श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में। ये कौन थी? तो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी। हजारीबाग से कौन कर रही थी महिलाओं का नेतृत्व? तो श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग, ये कल भी बताए हुए थे कि हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तो विद्यार्थियों का एक जत्था ने उस पर धावा बोल करके उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उन्हें क्या हुआ ना कि गिरफ्तार कर लिया गया। छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने की। कहाँ से? तो शांति देवी का नाम आएगा तो छपरा से। छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड पर तिरंगा फहराने के आरोप में मखला चक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा। कहाँ? तो छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड में क्या हुआ ना कि तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मखला चौक जगह है, वहाँ के स्वर्गीय जो राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां थी, शारदा और सरस्वती। दोनों क्या नाम है? तो शारदा और सरस्वती। ये किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का ही है। तो शारदा का 14 वर्ष और सरस्वती को 11 वर्ष की सजा दी गई। संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी को पुलिस ने हत्या कर दी। ये सब छोड़ भी सकते हैं। गया जिले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये काफ़ी डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है। वैशाली की ही श्रीमती बिंदा देवी, शहीद फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, कुमारी धतूरी देवी, जीरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी, शाहाबाद की फूई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। ये सब आपको मेंस के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन प्री में यहाँ से अधिक क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो महत्वपूर्ण नाम है वहीं पूछा जाएगा। 1942 में ये लस्सी छोड़ सकते हैं, ये सब देख लीजिए। यहाँ स्मरणीय जो तथ्य यहाँ बता दे रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक सभा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो ये तो मॉडर्न में भी बताए हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, कहाँ तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण, ये सब क्या हुआ ना कि इसका प्रमुख केंद्र था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसानों के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिला के कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया। इस पर स्टार लगा लीजिए। अगर ये पूछा जाए कि अपराधी जिला किसे घोषित कर दिया तो सारण, बस क्वेश्चन यहाँ से यही याद रखिए, यही पूछा जाएगा। अपराधी जिला तो सारण याद रखिएगा। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकारों को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो दरभंगा महाराज थे, इन्हें न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया। इनका जो लोग था उनसे कहा कि आप सरकार का साथ नहीं दीजिए, बल्कि लोगों की मदद भी की। जो गिरफ्तार जो लोग हो गए हुए थे उनका मदद भी ये की है। कौन थे? दरभंगा महाराज। क्या नाम है दरभंगा महाराज? बता सकते हैं? कामेश्वर सिंह। दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक से एक प्रलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित है। सही बात, वही बात है। इसमें भी दिया गया है कि एक पत्रिका निकाला शीर्षक स्वतंत्रता संग्राम से। ये इसका क्या उद्देश्य होगा कि संगठित करना है, युवाओं में जोश भरना है। चंपारण के गोविंद राज थाना में ऋषि दल, यहाँ महत्वपूर्ण है ऋषि दल का, इसमें याद रखिएगा। ये चंपारण के जो गोविंद राज थाना में था, तो इसका अगर पूछा जाएगा कि किसका प्रमुख था, ये तो रामाश्रय दुबे का इसमें प्रमुख हाथ था। इसमें क्या हुआ ना कि 1 महीने तक जनता का राज बना रहा। चंपारण के गोविंद राज थाना में ऋषि दल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में से प्रकाशित सर्चलाइट, कल भी बताए हुए थे सर्चलाइट, और उसके बाद में इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ। 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस सबका प्रकाशन क्या हुआ कि नहीं हुआ। सर्चलाइट के लेखक कौन है? कल बताए थे ना, संपादक इसका कौन थे? तो मुरली मोहन। और इंडियन नेशन, इसका आप लोग बता सकते हैं कि कौन था? इसका जो इंडियन ओनर का जो था, इंडियन नेशन का, इसका जो ओनरशिप था ये दरभंगा महाराज के पास ही था। और राष्ट्रवाणी का जो प्रकाशन, ये सब क्या हुआ कि नहीं हुआ। 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में
DL नंद केवलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी को भी गिरफ्तार किया गया। पटना के फतेहपुर में 65 व्यक्तियों के, ये सब छोड़िए, जहां देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा वो ही बताएंगे। नित्यानंद सिंह मुंगेर जिला के महेशपुर गांव के निवासी थे, इसको याद रख सकते हैं। सियाराम दल है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम दल नामक गुप्त संगठन की गतिविधियाँ 1943-44 तक क्या हुआ ना कि जारी रहा। तो सियाराम दल पूछा जाए कैसा, तो ये गुप्त संगठन थी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में, लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित हो गया। कौन सा विधेयक? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। कहाँ? तो इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में। कब? तो 16 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि ये पारित हो गया। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में अधिकांश लोग, लगभग 96% औपनिवेशिक काल में अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। उस समय क्या थे? 96% लोग जो थे कृषि के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषणमूलक थी। यहाँ का कैसा था? तो ये सब शोषणमूलक था। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ तथा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था शोषणमूलक व्यवस्था थी। सही बात है, उस समय तो शोषण अधिक होता ही था। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, लगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार इत्यादियों के फलस्वरूप कृषि व्यवस्था क्या हो गया ना कि ठप हो गया। ये सब लिखने के लिए मेंस में काम देगा, यहाँ काम नहीं देगा। बिहार में किसान सभा जो है, इस पर ध्यान रखिए। बिहार में जो किसान सभा हुआ, ये प्रथम कहाँ हुआ? तो 1929 में किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और द्वितीय जो हुआ था गया में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। और तृतीय जो हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती 1935 में। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। किसान सभा की स्थापना कब? तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ये राजकुमार शुक्र के बुलावे पर आए हुए थे। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और इनका जो साथ दिए थे, ये कौन थे अनुयायी में? इनका जो साथ थे सहयोगी नरहरि पारीख, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद साथ थे इनके। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन थे इनके साथ में? तो राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, JB कृपलानी, ब्रज किशोर सिंह और शंभुनाथ, ये सब गांधी जी के साथ में थे। लेकिन पूछा जाता है कि कौन नहीं थे, तो उसमें नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण इनके साथ ही नहीं थे चंपारण सत्याग्रह के समय। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों पर 3 कठिया नामक, ये सब बता चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। जो 20 कट्ठा होता था उसमें 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था कि नील की खेती करना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा अनुसार अगर खेती नहीं करना चाहता था तो उसको एक बहुत बड़ी रकम दिया जाता था, राशि पे करना होता था, जिसको तवान या सर हवेसी और अबबाब कहा जाता था। तो इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तवान है, इसे याद रखिएगा। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलम साहेब पर पैमाने पर ठीक है, वही बात दिया गया है कि अगर कोई छूट चाहते, अगर नहीं चाहते कि खेती करना, अगर चाहते कि हम नहीं करना है कि पूरा 20 कट्ठा में ही पूरा क्या करना है कि अपना खेती करना है, तो नील किसानों को तवान नामक कर देना पड़ता था। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक जो नील दर्पण है, इसमें क्या हुआ था 1860 में इसका सचिव चित्रण किए थे कि नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण के लेखक कौन? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बांग्ला के प्रसिद्ध जो कवि थे मधुसूदन दत्त द्वारा 1861 में किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 100 वर्ष पूरा होने पर बिहार शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। इसमें PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का ये मतलब किया गया PM मोदी द्वारा 100 वर्ष पूरा होने पर। बिहार के किसानों से जुड़ी जो प्रथा था, ये खूटकट्टी प्रथा था, ये मुंडा जनजातियों का प्रचलित था। ये इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों शासन के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण मुंडा विद्रोह हुआ।
कमियावटी प्रथा, ये एक जाति था बिहार और उड़ीसा के प्रचलित। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति थे। ये एक दास के रूप में खेती करते थे, जो अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दिए जाने वाले, मतलब अपने मालिक से जो ऋण लिया था उसके ब्याज के बदले में जीवन भर क्या करते थे, तो मालिक की ही सेवा करते थे। ये कमियोटी प्रथा, ये सब यहाँ से लेकिन पूछा नहीं जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, 3 कटिया प्रथा, जो 3/20 मतलब कि 15% करना पड़ता था। 15 पर खेती योग्य जो जमीन था उसके 15% पर, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर। गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बल। उसी लाइन को कितना बार देगा जी। आगे कह रहा है कि चंपारण में कृषकों की स्थिति के जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन बनाया गया। यहाँ इम्पोर्टेंट है, इस पर ये चंपारण एग्रेरियन समिति इसे कहा गया। 6 सदस्यीय जो था, चंपारण में जो कृषक था इसके स्थिति के जांच के लिए 6 सदस्यीय। इसमें चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो FG सलाई इसका अध्यक्ष थे। यहाँ नाम इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। और इसका सदस्य में जो था ये गांधी जी थे, आदामी था, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, JD रीड और G रैनी शामिल थे। तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा कि कौन सदस्य थे। इसका अध्यक्ष सिर्फ याद रखिएगा FG सलाई। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरबा लखनसेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। कहाँ यह स्थापित किए, तो बरहरबा लखनसेन नामक गांव में यह पहला स्कूल स्थापित किए। इन स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बबन गोखले, और शिक्षक कौन थे, तो बम्बई के जो बबन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल जो है ये इसके 6 दिन बाद 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। भित्तिहरवा आश्रम के पूर्व कस्तूरबा जो सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, ये भित्तिहरवा आश्रम अब हो गया है बाद में। जो अनुसूचित बालिका, जो कस्तूरबा सेवा केंद्र खोला गया, जो इसमें क्या था, अनुसूचित बालिका और महिलाओं के शिक्षण के लिए इसमें इसे स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भित्तिहरवा जो आश्रम है इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था इसके बाद किसान आंदोलन जो हुआ उसके बारे में दिया जा रहा है। बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में ही क्या हुआ ना कि शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। कहाँ हो चुका था, तो 1923 में। देखिए अब एक आता है प्रांतीय किसान सभा, ये 1929 में हुआ था। यहाँ सीधे प्रांतीय नहीं दिया गया हुआ है, किसान सभा दिया गया हुआ है। ये 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किया गया था। श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण सिंह क्या थे, तो इसके अध्यक्ष थे। श्री सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार जो थे इनके सचिव थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन BPSC प्री में पूछा जा चुका है। 60 से 62वीं के करीब यह क्वेश्चन पूछा गया था। श्री कृष्ण सिंह क्या थे कि इसके उपाध्यक्ष थे और श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह इसके सचिव थे। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। किसके द्वारा, तो 4 मार्च 1928 में पटना में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया गया। किसान आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया कि किसान को ये आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब, तो 1929 में, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर। ये नहीं पूछेगा कि किसके अवसर पर किया गया, बस ये याद रखिए कि 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष जो बने, कौन बने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने, श्री कृष्ण सिंह सचिव बने और श्री यमुना का ये गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। तो इसमें से 2 नाम याद रखिए। जो अध्यक्ष पूछा जाए तो सहजानंद सरस्वती और उपाध्यक्ष सचिव पूछा जाए तो कौन, तो श्री कृष्ण सिंह क्या थे, इसके सचिव बने। किसका, तो प्रांतीय किसान सभा का। किसान सभा अलग है, प्रांतीय किसान सभा अलग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। कब किए, तो 1929 में किए, दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इस आंदोलन में को विशेष बल मिला। इससे क्या हुआ ना कि आंदोलन को विशेष बल मिला।
किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या थी कि नहर शुल्क की कमी करने के लिए, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने के लिए, बकास्त भूमि को लौटाना। शाहाबाद और चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के ने शहर नहर की वसूली की जांच शीर्षक से कि एक अधिसूचना जारी की। 1 मिनट इस सबको छोड़िए, स्किप कीजिए, बहुत डिटेल्स में हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सब मेंस में काम देगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। यहाँ ये प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अभी बताए थे, ये जरूरी, ये इम्पोर्टेंट है। और 1934 में दूसरा स्वामी कहाँ हुआ था, तब प्रथम जो हुआ स्वामी सहजानंद, और दूसरा जो हुआ था गया में, ऊपर जो बॉक्स दिया था ना, देखे थे ना, 34 में ये पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा गया में हुआ। तीसरा जो हुआ था ये हाजीपुर में हुआ 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। बस यहाँ ये इतना याद रखिए। इसके बाद 1936 में यहाँ है अखिल भारतीय किसान सभा, ये अलग है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ, तो ये लखनऊ में की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका अध्यक्ष थे। लेकिन महासचिव से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा महासभा जो है NG रंगा है, ठीक है, तो इसको एक बार और देखिए। महासचिव जो इसका कौन है, तो NG रंगा, इसको याद रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936 कहाँ, लखनऊ में। NG रंगा नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महासचिव भी पूछा जाता है। नवंबर 1936 में मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल इलाके के किसान द्वारा जमींदारी उन्मूलन को लेकर के एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। बरहिया टाल मोकामा क्षेत्र, ये जो बरहिया टाल है, मोकामा क्षेत्र जो कहा जा रहा है, पटना का जो मोकामा है वहाँ का जमींदारी लेकर के। और इस आंदोलन का कार्यानंद शर्मा की भूमिका क्या रहा ना, कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। स्मरणीय तथ्य, 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में, तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। 1938 ईस्वी में पटना की एक बड़ी किसान रैली हुई, जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। बकास्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगा न देने के कारण क्या होता था कि किसान से जमींदारों को ये दे दी जाती थी। बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला अंतर्गत बरहिया टाल में आंदोलन चलाया गया। किसके नेतृत्व में, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। कहाँ पर, तो बरहिया टाल जो होता है मुंगेर का क्षेत्र में, वहाँ चलाया गया। लेकिन एक मोकामा का बरहिया टाल जो है ये पटना का, ये अलग है। बकास्त भूमि की वापसी के मांग के लिए वहाँ इसके ऊपर भी आया था। नवंबर मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल के किसानों का जमींदारी उन्मूलन को लेकर का बड़ा आंदोलन हुआ। तो मोकामा क्षेत्र, मोकामा मुंगेर, ये मोकामा ये तो पटना में भी भूल रहे, शायद वहीं है, मुंगेर ही होगा, सही कर लीजिएगा, पटना बोल दिए थे। कहता कि बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर में। तो यहाँ से पूछा जाता है कि बकास्त भूमि के मांग के लिए मुंगेर में किसके द्वारा, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में बरहिया टाल में आंदोलन चलाया गया। गया के जिले में रेबर में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में रेबर में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल है कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों की लौटा दी जाएगी। और 1939 में राहुल सांस्कृत्याय ने छपरा नाम, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंबारी नामक स्थान पर यह बकास्त भूमि के सत्याग्रह शुरू किए। हुंकार जो पत्रिका जो था, इसका संपादक स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिए। आज पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। अंतिम है, आज सोचे कि पढ़ा करके ख़त्म कर दे रहे हैं। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के द्विवार्षिक क्या हुआ ना, कि अधिवेशन हुआ। ये आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, कब, तो 1939 में। अखिल भारतीय किसान सभा, यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बिहार नहीं है। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव, इस पर ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव अगर पूछा जाए, अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ, तो गया में किया गया 1939 का। बिहार में जनजातीय विद्रोह, देखिए इसमें नोनिया विद्रोह याद रखिए, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। नोनिया विद्रोह जो हुआ था 1770 से 80 में हुआ था। सोरा उत्पादक केंद्र, यह हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था।
तमार विद्रोह जो है ये 1789 से 94 में हुआ था। छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा यह किया गया हुआ था, जो 1794 तक चलता रहा। अतः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या हुआ कि इस विद्रोह को कुचल दिया था। चेरो विद्रोह जो हुआ था 1802 में हुआ था। पलामू शासक जो था भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, बाद में इसको फांसी दे दिया गया था। तो नोनिया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो बुद्धू भगत, बिंदराय सिंगराय और सुरगा मुंडा के द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, यह नाम जो होगा ये देख लीजिए। उसके आगे भूमिज विद्रोह 32 से 33 में हुआ था। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया हुआ था। सिंहभूम क्षेत्रों में यह हुआ था भूमिज विद्रोह 1832-33 में। संथाल विद्रोह जो था 1855-56 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये चार को जो इसका भाई था सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये सब जो थे ये चारों भाई थे। सिंधु कान्हू, चांद और भैरव ये चारों जो थे सहोदर भाई थे, इसके नेतृत्व में हुआ था। और कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने इसे दबा दिया। भागलपुर जिला में भागलपुर के ये सब क्षेत्र है संथाल। लोटा विद्रोह इसको कल बता दिए थे कि 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। बस मिट्टी के बर्तन देने लगा पीतल की जगह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी में हुआ था। इस डेट को याद रखिए, 1899 से 1901 इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था ये। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1901 में इनका क्या हो गया कि हैजा के कारण मृत्यु हो गया। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है 3 फरवरी 1900, इसको याद रखिए। ताना भगत क्या होता है बताए थे ना, 1914 में हुआ था कि ताना ना मत मारो नहीं कहता है लोग कि ताना मत मारो, जतरा खराब हो जाता था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, 1914 में हुआ था। बस इतना ही याद रखिए। नखास पिंड आंदोलन, ये नमक कानून भंग करने के लिए इसको चुना गया था। पटना का ये जगह है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में काफ़ी चर्चा में था। सर्च लाइट, नखास पिंड, ये सब नमक आंदोलन का नेतृत्व, ये सब छोड़िए। यहाँ देखिए प्रमुख जनजातीय विद्रोह, चेरो विद्रोह में आइए। 1800 चेरो विद्रोह 18 से ये शॉर्ट में दे दिया है चेरो विद्रोह, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए। चेरो विद्रोह भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम बक्स सिंह। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, बिंदराय सिंगाराय और सुगाराय। भूमिज विद्रोह एक इम्पोर्टेंट है यहाँ 1832-33 में गंगा नारायण सिंह और सिद्धू कान्हू, ये भी इम्पोर्टेंट है। चांद 55-56 में। संथाल विद्रोह खरवार आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में और तना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में। स्मरणीय तथ्य इसमें संथाल विद्रोह जो है जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संथाल जो किसका था, जमींदार और साहूकारों के खिलाफ में ये विद्रोह था। करा कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति उस समय कौन सा थे, तो संथाल ही थी। संथाल विद्रोह का प्रमुख जो प्रभाव भागलपुर के लेकर राजमहल पहाड़ी तक, ये पूछा जाता है। इसको दामन कुआं क्षेत्र भी कहा जाता था, इस पर स्टार लगा लीजिए। जो भागलपुर के से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक था। 1858 से 1895 के बीच मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के रूप में जाना गया। सफाहोर जो शाहपुर आंदोलन है, इसका आरंभ 1870 में हुआ। इसका जन्मदाता बाबा भागीरथ माझी थे। 1874 मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में खुटखटी व्यवस्था के परिवर्तन लाना था। ये सब मेंस के लिए जरूरी है। जगजीवन राम बिरसा मुंडा को धरती बाबा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा का अवतार जो धरती बाबा या धरती अब्बा जो भी कहिए, धरती बाबा और बाबा अंत में लगा अब्बा, तो किसे, तो बिरसा मुंडा को। जगजीवन राम ने 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था। कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये। बिहार भ्रमण आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण जो है इसमें देख लीजिए। मेगास्थनीज है 350 से 290 ईसा पूर्व आया था। ये किसका था, सेल्यूकस का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। इंपॉर्टेंट है। इंडिका से जो पुस्तक लिखा था बताए हुए थे कि पाटलिपुत्र नगर और उनके प्रशासन की व्यवस्था किस में मिलता है, चर्चा तो इंडिका में मिलता है। इसके अनुसार यहाँ क्या होता था कि अकाल नहीं पड़ता था। उस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन इसका खंडन किया गया है बहुत से इतिहासकारों के द्वारा। ये कहा था, मेगास्थनीज कहा था कि दास प्रथा यहाँ नहीं थी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है ये। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पाली प्रथा कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी की दृष्टि से सब इंपॉर्टेंट है। डाइमेकस जो था कहाँ का था, सीरिया का। सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत बन करके किसके दरबार में था, बिंदुसार के दरबार में आया था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा माना जाता है।
डायमेकस द्वारा लिखा यात्रा वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो प्रवर्ती क्लासिक लेखक है स्ट्रैबो के इस बात का उल्लेख है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। ठीक है भाई, लिखा होगा। फाहियान है चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 399 ईस्वी में बौद्ध धर्मों की खोज के सिलसिले में फाहियान आया हुआ था। ये कहाँ भारत में अनेक नगरों राजगीर, नालंदा, गया यात्रा कर में वैशाली और पाटलिपुत्र भी आया। फाहियान का जन्म चीन के युआंग नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ था नहीं हुआ था। इसने जो बुक लिखा हुआ था यह फा कू की था। फाहियान में पहले फा लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फा तो इसी के ऊपर से कर दीजिएगा तो इसको अंत में डाल दीजिएगा की वाला जो हो जाता है ना। अब बाद में फा कू की सी यू की ऐसे जो लिखा जाता था ना वेनसांग से जो लिखा था ना। चीनी यात्री वेनसांग था जो हर्षवर्धन के समय आया था, 14 वर्ष यहाँ रहा था, भारत में रहा। इसका जो यात्रा वृत्तांत है इस पर स्टार लगाइए। सी यू की है। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है तो वेनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध जो ग्रंथ है इसका संग्रह करने का उद्देश्य आया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। इत सिंह जो है 671 ईस्वी में आया हुआ था, ठीक है। ये 24 वर्ष तक यहाँ रहा हुआ था। 673 कहीं देखने को मिलता है, कहीं 71 देखने को मिलता है। ये भी जो था ये चीनी यात्री ही था जो सुमात्रा के रास्ते ये भारत आया हुआ था। उसने नालंदा में महाविहार में शिक्षा ग्रहण की। सुंगयुन जो है ये भी चीनी यात्री ही था, 515 से 520। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तिब्बत का धर्म स्वामी जो था यह तिब्बत का पाल शासकों के समय आया था। नालंदा इसके लिए यात्रा वर्णन में जानकारी मिलती है कि 1197 से 98 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का विन्यास किसने किया तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। ये इसी के वृत्तांत से मिलता है। यात्रा वर्णन जो किया था कौन, तिब्बत का था धर्म स्वामीन। मुल्ला तकी, अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकी नामक यात्री ने जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और उस क्षेत्र का वर्णन अपने वृत्तांत में किया है। इसके विवरण में खास करके दरभंगा के क्षेत्र से संबंध के भी चर्चा है। दरभंगा के मुल्ला तकी में अब्दुल लतीफ़ ये कहाँ का था तो ये ईरान का था। मध्यकाल के अकबर के शासनकाल में ये अब्दुल लतीफ़ आने वाला यात्रियों में यही था। कौन तो अब्दुल लतीफ़ ही था। इसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की। मोहम्मद सादिक ये ईरान का था, जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ था। मोहम्मद सादिक जो है जहांगीर के 1620 में जब इसके पिता पटना में दीवान खालिसा के पद पर नियुक्त हुए तो ये भी उसके साथ जब आया था तो ये कितना वर्ष का था तो वह 4 वर्ष का था। इसके वृत्तांत का नाम जो है सुबह ए सादिक है। पूछा जाए कि सुबह ए सादिक किसके द्वारा था, मोहम्मद सादिक के द्वारा। मुल्ला बहानी जो है ये ईरानी धर्माचार्य थे। कौन थे तो धर्माचार्य थे जिसने बिहार की कई बार यात्रा की और बाद में पटना ही बस गए। रॉल्फ फिंच ये अंग्रेज यात्री था, इस पर स्टार लगाइए, पूछा जाता है। ये मुगल काल में अकबर के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया। इस समय वो बिहार आया था। कब था 1885 से 87 में। इसके अनुसार पटना के लोग ज़मीन खोद करके सोने की खोज करते थे तथा यहाँ के निवासियों का अंधकारपूर्ण आचरण विद्यमान था। सोने का जो खोज है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़मीन खोद करके तो किसकी वर्णन किसने किया है तो रॉल्फ फिंच के द्वारा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर के शासनकाल में आया था। पीटर मुंडी ये भी अंग्रेज यात्री था जो 1632 में किसके समय था शाहजहाँ के काल में ये पटना आया था। मैनेरिक हॉलैंड का यात्री था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1612 में शाहजहाँ के काल में आया था। ये भी पीटर मुंडी मैनेरिक शाहजहाँ के कार्यकाल में आया। और जॉन ट्रेवनियर या औरंगजेब के शासनकाल में आया था। जॉन ट्रेवनियर जो है ये फ्रांसीसी यात्री है। इतिहास का 200 क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिला था ना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसमें दे दिया जाएगा जॉन ट्रेवनियर, उसमें दे देगा हॉलैंड, नाम बताइए। लेकिन ये कहाँ का है, हॉलैंड, ये फ्रांसीसी है। पीटर मुंडी दे देगा, उसमें पुर्तगाल लिख देगा, अलग कुछ भी लिख सकता है। तो इस सब पर ध्यान होना चाहिए कि कौन सा यात्री कहाँ से आया था। तो पीटर मुंडी जो है अंग्रेज था। मैनरिक ये हॉलैंड का, जॉन ट्रेवनियर ये फ्रांसीसी यात्री था जो 1665 से 66 में औरंगजेब के शासनकाल में पटना आया था। इसने पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोने के व्यापार की चर्चा किया है। मनुची जो था ये इटालियन यात्री था। 17वीं सदी के मध्य शाहजहाँ के काल में पटना आया था। इसके अनुसार उस समय पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख थी। बिशप बियर अंग्रेज पादरी था जो 1824 में गंगा नदी के मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करता हुआ बिहार के अनेक क्या हुआ ना कि नगरों से गुजरा था। जॉन मार्शल ये ब्रिटेन का है। ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था। यह क्या था कि एक चिकित्सक था। इसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन इत्यादि की चर्चा की है।
तो आधुनिक बिहार का जो इतिहास था केबीसी नैनो में, इसी के साथ ये संपन्न हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। अब जो बचा हुआ है ये ज्योग्राफी, सब टाइम टेबल तो बता ही दिए थे कि ज्योग्राफी इसके आगे जो होगा ये ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।